हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम देखेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल कौन थे, उनका इतिहास क्या था बच्चों, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुगल कौन थे उनके बारे में देखेंगे। मुगल हम देखेंगे दो महान शासक के वंशज थे। अपनी माता की ओर से वो मुंगेल मंगोल शासक चंगेज खां से संबंधित थे। माता की ओर से चंगेज खान से थे, जिन्होंने चीन और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर राज किया था। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक, वर्तमान में तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। मुगल खुद को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी सैकड़ों व्यक्तियों का नरसंहार से संबंधित थी। इसके विपरीत हम देखेंगे तो वे तैमूर वंश होने का गर्व करते थे, खासकर इसलिए क्योंकि तैमूर ने 1398 में दिल्ली में कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर हम जो जो टॉपिक आ रहा बच्चों उसको ध्यान से देखेंगे कि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। यहाँ तक क्लियर हो रहा बच्चों। अब भारत में मुगलों का इतिहास जो है बहुत लंबा इतिहास रहा। 331 साल का मुगलों का जो है इतिहास रहा। उन्होंने 16वीं सदी के उत्तरार्ध से दिल्ली और आगरा से अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। 17वीं सदी तक लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। मध्यकाल में इतनी विविधता वाले क्षेत्र पर शासन करना अत्यंत कठिन था, लेकिन मुगलों ने ऐसा साम्राज्य स्थापित किया और उसे बनाए रखने के लिए जो पहले छोटी अवधि के लिए संभव माना जाता था, उन्होंने प्रशासनिक ढांचे, शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके साम्राज्य के पतन में भी टिके रहे। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किला के प्राचीर देश से संबोधित करते हैं। जो लाल किला है वो मुगल शासकों ने ही बनवाया था। अब हम बच्चों देखेंगे मुगल शासन काल में प्रमुख जो राजा थे उनके हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे। प्रमुख मुगल शासक की बात करेंगे, उसके अभियान। भारत में 6 महत्वपूर्ण मुगल सम्राट हुए, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इन सब 6 राजाओं को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले बच्चों हम बाबर की बात करते हैं। बाबर का जो शासनकाल माना जाता 1526 से लेकर के 1530 तक। यहाँ पर इतने में जो है इनको हम समझते हैं 1526 पानीपत के युद्ध के बाद से यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे मुगल साम्राज्य का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यहाँ पर हम इसको देखेंगे, उसने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, लेकिन मंगोल की जो दूसरी शाखा थी उज़्बेकों आक्रमण के कारण उसने अपनी पैतृक गद्दी को छोड़नी पड़ी। कई साल भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया। 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। कहने का मतलब 1526 ईस्वी में इन्होंने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया, दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, प्रारंभ जो भारत में शुरू हुआ वो इब्राहिम लोदी के पानीपत के युद्ध से प्रारंभ हुआ। इसके बाद उन्होंने 1527 में खनवा के युद्ध में जो राणा सांगा के साथ हुआ। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। बाबर अपनी आत्मकथा में बाबरनामा के लिए भी प्रसिद्ध है। बाबर ने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है बाबरनामा। अब हुमायूं की बात करते हैं बच्चों। हुमायूं 1530 से 1540 तक रहा और दोबारा फिर इन्होंने शासन किया 1555 से 1556, यानी ये 2 बार गद्दी में बैठे। बाबर का पुत्र हुमायूं मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। उसने अफगान प्रतिद्वंदियों को, खासकर शेर खान जो शेर शाह सूरी था, ने 2 बार हराया। मतलब शेर शाह सूरी जिसको कहते ने अफगान जो था, खासकर शेर खान, इनको 2 बार युद्ध में हराया। तो
1549 में चौसा में और 1540 कन्नौज में। इन पराजय के कारण इसने ईरान मतलब इनको जो है कहाँ भागना पड़ा, ईरान भागना पड़ा। ईरान के में साफी वंश के शाह तहमास से इन्होंने मदद ली और हुमायूं दोबारा 1555 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हालांकि अगले ही साल एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और हुमायूं ने अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने पिता की वसीयत के अनुसार अपने भाइयों में कर दिया। अब अगला जो शासक आता अकबर आता है। हुमायूं का पुत्र अकबर 13 साल की उम्र में सम्राट बना। उसके शासनकाल को हम 3 अवधि में बांट सकते हैं। पहला अवधि हम देखेंगे 1556 से 1570 तक। इसमें अकबर अपने संरक्षक बैरम खां के निर्देशन में कार्य किया, यानी पूरा कर्ता धर्ता जो था बैरम खान ही था। और घरेलू कर्मचारियों से नियंत्रण हुए। उसने सूरी, अफगान, मालवा, गोंडवाना जैसे निकटवर्ती राज्य अपने मिर्जा भाई हाकिम और उज्बेक को विद्रोह दबाने के लिए कई सैन्य अभ्यास भी चलाए। उसने 1568 में चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। अब दूसरा जो शासनकाल आता है 1570 से 1585। यह अवधि गुजरात के विरुद्ध युद्ध सैन्य अभियान चलाया गया। पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भी अभियान चलाया। इन्होंने 1557 से 1580 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल बना दिया। जो मिर्जा हाकिम का जो पक्ष था, इन्होंने ये जो विद्रोह हुआ और जटिल बना दिया। दूसरा हम इनका देखेंगे कार्यकाल में 1585 से 1605 तक। इस दौरान अकबर साम्राज्य का खूब विस्तार किया। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए, कंधार में सफेदों से जीतकर अपने कब्जे में लिया, कश्मीर को भी जोड़ा और मिर्जा हाकिम के मृत्यु के बाद काबुल को भी साम्राज्य में मिला लिया। दक्खन में जो हम दक्षिण भारत देखते हैं बच्चों, दक्खन में बरार, खानदेश, अहमदनगर कुछ हिस्सों में भी ये शामिल कर लिया। अपने शासन के अंतिम सालों में राजकुमार सलीम, जो बाद में जहांगीर कहलाया, के विद्रोह के कारण सत्ता उसकी लड़खड़ा गई और अकबर का सबसे महान मुगल सम्राटों में से एक माना जाता है। अब अकबर का पुत्र जहांगीर जो आता है 1605 से, इसकी जो है शासनकाल अवधि है 1605 से 1627 तक। अकबर के पुत्र जहांगीर ने सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिख उहाम अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए, लेकिन वे पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में शाहजहां कहलाए, खुर्रम का ही नाम जो है शाहजहां है, ने इन्होंने विद्रोह कर दिया। और जहांगीर कला का महान संरक्षक था। उसने मुगल शासनकाल में चित्रकला को अपनी चरम स्थिति पर पहुंचा दिया था। तो इस तरह जहांगीर का हम पूरा जो है शासनकाल देखते हैं। शाहजहां का देखेंगे बच्चों। जहांगीर का पुत्र शाहजहां 5वां मुगल सम्राट था। दक्खन में शाहजहां के अभियान जारी रहे, जिसमें एक अफगानी रईस खान जहां लोदी को इन्होंने पराजित किया और बुंदेलों को भी हराया। उत्तर पश्चिम में उज्बेक के विरुद्ध अभियान असफल रहे, जिसके परिणाम स्वरूप कंधार सफेदों के पास चला गया। 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में फिर मिला लिया गया। शाहजहां के शासनकाल मुगल साम्राज्य का वैभव अपने चरम पर पहुंच गया। उसने अपने शासनकाल में वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत योगदान महत्वपूर्ण हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख हमारा आता ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद। और 1657-58 में उनके बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। शाहजहां को आगरा की जेल में कैद कर दिया गया और 1666 में उनकी मृत्यु हो गई। अब औरंगजेब आता है 1658 से 1707 में। औरंगजेब छठा और सबसे आखिरी शक्तिशाली मुगल सम्राट था।
उसने लगभग 49 वर्षों तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। 1663 में उत्तर पूर्व अहोमों को पराजित किया, लेकिन 1680 में दोबारा विद्रोह हो गया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई सिख के विरुद्ध अभियान अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राजपूतों ने, यहाँ पर देखेंगे, मुगलों का पतन का कारण, हम बच्चों इस वीडियो में आपको बेसिक चीज़ समझा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और आपको एक बन जाए कि मुगल में क्या क्या इम्पॉर्टेंट हुआ है। मुगल का पतन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। इतिहासकारों ने इस पतन के कई कारण जिम्मेदार ठहराया है। नंबर 1 है कमज़ोर उत्तराधिकारी। मुगलों ने उत्तराधिकार के किसी नियम का पालन नहीं किया, जिसके कारण प्रत्येक शासक की मृत्यु होने के बाद सिंहासन के लिए भाइयों में लड़ाई छिड़ जाती थी। औरंगजेब के कमज़ोर उत्तराधिकारी सामंती कुलीन वर्ग के साजिशों का शिकार हो गए। एक ये मुख्य कारण तो एक ये है कुलीनता का पतन। बाद के मुगल सम्राटों के साथ कुलीनता के चरित्र में भी गिरावट आई, जिसके कारण अभिजात वर्ग शारीरिक, नैतिक और बौद्धिक रूप से कमज़ोर हो गया। और तीसरी कंडीशन है औरंगजेब की धार्मिक नीतियाँ। औरंगजेब की कठोर सुन्नी इस्लामी नीतियाँ अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता ने विभिन्न समुदायों में अशांति पैदा कर दी। उसने अकबर द्वारा अपनाई गई धार्मिक सहिष्णुता की नीति को निरस्त कर दिया। जजिया कर गैर मुसलमान पर लिया जाता था को फिर से लागू कर दिया। कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप राजपूत, सिख, मराठा जैसे महत्वपूर्ण साम्राज्य जो है अलग अलग हो गए। मुगल सेना का खराब प्रबंधन एक ये भी मुख्य कारण है बच्चों कि मुगल सेना का जो है मुगल सेना का खराब प्रबंधन, मुगल सेना का मनोबल गिर गया। यह कुलीनों और उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा चुनी और समर्थित टुकड़ियों से बनी थी। व्यक्तिगत सैनिकों को सीधे शाही खजाने से भुगतान के बजाय उनके कमांडर या मनसबदार द्वारा भुगतान किया जाता था। शाही अधिकार की कमी के कारण मनसबदार एक दूसरे के ईर्ष्यालु हो गए। ये भी एक मुगल सेना का खराब प्रबंधन था। आर्थिक स्थिति की बात करें, शाहजहां भवन के निर्माण के उत्साह, शाहजहां और औरंगजेब के बीच में दक्षिण में लंबी लड़ाई खजाने को ख़त्म कर दिया। कृषि उत्पादन के आधे हिस्से के लिए राज्य की मांग बढ़ा दी, जिससे किसानों पर बोझ पड़ गया। और एक ये भी कारण है बाहरी आक्रमण। नादिर शाह 1739 में और अब्दुल शाह अब्दली विदेशी आक्रमणों ने मुगलों की शेष जो शक्ति बनी थी उसको भी कम कर दिया। साम्राज्य के पतन और तेज हो गए। साम्राज्य का आकार और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा आकार में होने के कारण दिल्ली का कोई भी राजा उसे पूर्ण अधिकार कायम नहीं रख सका। मराठा, सिख, राजपूत और क्षेत्रीय शक्तियों ने मुगल सत्ता के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत किया। तो औरंगजेब की दक्कन नीति क्या थी? औरंगजेब की दक्कन नीति, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वश्रेष्ठ सैनिकों की मृत्यु हो गई और मुगल प्रतिष्ठा में अपूरणीय क्षति हुई, जो पतन की मुख्य भूमिका निभाई। और जागीरदारी संकट में हो गई। औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों में नियुक्त जागीरदारों की संख्या इतनी बढ़ गई कि पैबाकी भूमि की भारी कमी हो गई। पैबाकी भूमि की भारी कमी हो गई। इससे मुगल सम्राट और कुलीन वर्ग के बीच कार्यात्मक संबंध टूट गया। जागीरदारों की अपेक्षित आय कम हो गई। मुगल शासन में देखेंगे, मुगल प्रशासन एक अत्यंत केंद्रीकृत और संरचित व्यवस्था थी। इसने सैन्य और नागरिक प्राधिकार के मिश्रण के माध्यम से एक विशाल साम्राज्य को प्रभावी ढंग से शासन किया था। तो इस तरह हम समझेंगे कि मुगल सम्राट जो है कुछ मामले में अच्छा भी था। अब केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं। मुगल सम्राट के मुख्य रूप से अकबर द्वारा विकसित किया गया था केंद्रीय प्रशासन।
सम्राट जो होता था राजा सैन्य और न्यायपालिका सहित सभी सरकारी कार्यों का प्रभावी था, सर्वोच्च कमांडर था, न्याय का अंतिम मध्यस्थ होता था। सम्राट का वचन ही कानून था। वजीर और वकील, दिल्ली सल्तनत में यह संस्था मौजूद थी। मुगलों के अधीन वजीर की स्थिति फिर से बहाल कर दिया गया। बाबर हुमायूं के वजीर के पास काफ़ी अधिकार थे। बैरम खां इस शासनकाल के दौरान वकील वजीर अप्रतिद्वंदी शक्ति वाला व्यक्ति बन गया था। दीवाने कुल या वित्त मंत्री होता था जो राजस्व संग्रह करता, शाही खजाने में जमा कराने, सभी खातों की जांच करने के लिए उत्तरदायी होता था। अगला हम देखेंगे मुगल काल में मीर बख्शी जो होता था सेना का वेतन अधिकारी प्रशासक होता था। और मीर सम्मन क्या था, ये गृह मंत्रालय जैसे आज में हम देखते हैं उसी तरह गृह विभाग का एक प्रभारी अधिकारी होता था। सदर उस सदूर धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। शरीयत के नियमों की रक्षा करना उसका प्रमुख कार्य था। मुख्य काजी जो होता था न्याय विभाग का प्रमुख होता था। प्रांतीय प्रशासन कैसे चलता था, साम्राज्य को सुचारू प्रशासन के लिए राजस्व वसूली के लिए कई प्रांतों में बांटा गया था जिन्हें सूबा कहा जाता था। एक सूबे का एक सूबेदार होता था जिसकी नियुक्ति सीधे सम्राट द्वारा किया जाता था। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। अब सूबेदार की बात करेंगे बच्चों। सूबेदार प्रांत के कानून बनाए रखने के लिए राजस्व सुचारू रूप से वसूली के लिए जिम्मेदार था। दीवान क्या था, एक राजस्व विभाग का प्रमुख होता था जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। वह केंद्र के प्रति सदैव उत्तरदायी होता था। बख्शी क्या होता था बच्चों, प्रांतीय स्तर पर वही कार्य होते थे जो केंद्रीय स्तर पर मीर बख्शी का होता था। वही उत्तरदायी जो है बख्शी का प्रांतीय स्तर में होता था। दरोगा ये डाक, पूरे साम्राज्य में संचार व्यवस्था विकसित करने का इसके पास रहता था जिम्मेदारी। स्थानीय प्रशासन में सरकार परगना गांव में विभाजित किया था। सूबों को इन्होंने कितने कितने भाग में बांटा था, सरकार परगना गांव में विभाजित किया था। यानी 3 भाग में सूबों को बांटा था, सरकार परगना और गांव में बांटा था। फौजदार सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता था और विद्रोह कानून व्यवस्था प्रबंधन करता था। अमूल जैसे अमाल गुजार वाला जो बात आती है, सरकार का स्तर राजस्व संग्रह करने पर भी यह ध्यान देता था। सिकदार जो होता था परगने का अधिकारी होता था, राजस्व संग्रह में अमीरों की सहायता करता था। जैसे अब भी हम देखते हैं कि राजस्व वसूली में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि अमीन आ गए, ये आ गए, तो लोग अभी कभी कभी शब्दों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर भी है। कोतवाल जैसे है, जैसे कोतवाल में नगर वासियों की जीवन संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व उसे सौंपा जाता था। ये नगर वासियों के जीवन का, इसको ध्यान रखना, कोतवाल क्या रहता था, नगर वासियों को जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व उसे सौंपा जाता था। किलादार क्या रहता था, जो किले का प्रभारी अधिकारी होता था उसको किलादार बोलते थे। एग्जाम पर्पज से बच्चों ये मनसबदारी पूछा जाता है। अकबर द्वारा शुरू किया गया यह प्रणाली मुगल कालीन का अभिन्न अंग थी। इसके तहत प्रत्येक अधिकारी को एक रैंक को ही मुगल काल में जो है मनसब दिया जाता था, मनसब नाम दिया गया था, जो उसकी आधिकारिक पदा अनुसार वेतन और सैन्य दल की संख्या पर निर्धारित करता था। जागीरदारी प्रणाली यह एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसके माध्यम से वेतन के बदले भूमि राजस्व में सौंपा जाता था, जिसे जागीर कहा जाता था। कहने का मतलब है कि पहले पैसा ना देकर उनको एक जागीर दे दिया जाता था। जागीरदार को अपने क्षेत्रों के राजस्व का एक हिस्सा अपने खर्चे और सैनिकों के रख रखाव के लिए मिलता था। मुगल अर्थव्यवस्था की बात करेंगे बच्चों। मुगल साम्राज्य के मुख्य रूप से कृषि प्रधान था। इस पर काफ़ी कर अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। कृषि कर किसान कृषक उत्पाद के आधे से अधिक के बराबर होते थे। मुगल के पास एक सुव्यवस्थित परिष्कृत मौद्रिक प्रणाली थी जिसमें सोने, चांदी, तांबे के त्रिधात्विक मुद्रा थी।
कौन कौन सी थी मुगल काल में? सोने की थी, चांदी की थी और तांबे की त्रिधात्विक मुद्रा थी। 18वीं शताब्दी तक भारत दुनिया के औद्योगिक उत्पादन का लगभग 28% उत्पादन करता था। 1700 दशक में मुगलों के पास विश्व की अर्थव्यवस्था का लगभग 24% था। मुगल ने व्यापक सड़क प्रणाली का निर्माण, एक समान मुद्रा बनाने और देश के एकीकरण में योगदान किया। अब बच्चों हम देखते हैं इसमें मुगल वास्तुकला फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का एक मिश्रण था। मतलब एक सममित और रंगीन मिश्रण था। 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक उत्तरी और मध्य भारत में विकसित हुई। मुख्य विशेषताओं में बल्बनुमा गुम्बद, पतली मीनारें, विशाल हाल, धनुषाकार द्वार, उत्तम अलंकरण शामिल था। लाल बलुआ पत्थर, सफ़ेद संगमरमर का व्यापक उपयोगिता की विशेषता थी। अकबर के शासनकाल में बलुआ लाल पत्थर बड़े पैमाने में उपयोग में देखा गया। जहांगीर के शासनकाल में अधिक फारसी का विकास हुआ। उसमें से जो पेत्रा ड्योरा मोज़ेक का उपयोग ज़्यादा बढ़ गया। शाहजहां ने वास्तुकला को नाजुक परिशोधन और सटीकता प्रदान किया। शाहजहां ने क्या किया था? वास्तुकला में नाजुक परिशोधन, सटीकता प्रदान किया, जिसमें संगमरमर की उत्कृष्ट उपयोग बनाया गया। साहित्य की हम बात करेंगे बच्चों। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी। जहांगीर की याद कथा तुझके जहांगीर फारसी में है। दारा सिकों ने उपनिषदों का और गीता का फारसी अनुवाद कराया। महाभारत, रामायण जैसे महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद किया गया। मुगलों ने हिंदी साहित्य और कवियों को भी संरक्षण दिया। अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। उर्दू भाषा का विकास स्थानीय हिंदुस्तान भाषा से हुआ, जिसमें फारसी और तुर्की का मिश्रण था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर खुद एक अच्छे कवि थे। तो इस तरह हम जो है इनके साहित्य के बारे में समझ सकते हैं। चित्रकला की बात करेंगे तो मुगल काल में जो चित्रकला थी उसकी शैली भारतीय फारसी का संश्लेषण परिणाम थी। बाबर के शासन काल की शुरुआत में मानी जाती है और अकबर ने चित्रकला को पूरे विभाग को अकबर ने चित्रकला के लिए एक विभाग ही बना दिया था। वो विभाग था तस्वीर खाना की स्थापना किया। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई, जिसमें वनस्पति, जीवों, प्राकृतिक चित्रों की प्राथमिकता दी। शाहजहां के शासन काल में चित्रों में सोने और चांदी का उपयोग बढ़ा, चमकीले रंग पसंद किए गए। औरंगजेब ने चित्रकला को प्रोत्साहित नहीं किया है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, जिसके परिणामस्वरूप मुगल चित्रकला में गिरावट आई। तो इस तरह बच्चों मुगल काल का मुख्य भाग हमने देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।